कि लोगों को लगता है कि सबको गवर्नमेंट जॉब लग जाए। सब यही चाहते हैं यार, गवर्नमेंट जॉब सब चाहता है, कौन नहीं चाहता है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ये हर जगह है। सीपीडब्ल्यूडी में अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है। फिर स्टेट पीएससीज में आती है, पीएससीज वही हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशंस में भी जॉब आ चुकी है। डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जैसे डीडी हो गया, बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो गई, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी। आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी जॉब निकला था 2018 में, गेट के थ्रू लिया था उन्होंने। फिर डीआरडीओ है, गेट के थ्रू लिया था, उसमें भी। इसरो में अलग से एग्जाम होता है, लोगों ने क्योंकि एक्सप्लोर नहीं किया, पता नहीं होता है, तो इसलिए वो प्राइवेट फर्म्स में चले जाते हैं और मतलब शोषण करवाते हैं, बस यही चीज है। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं आशुतोष सर, और आशुतोष सर से हम जानेंगे उनकी जर्नी के बारे में कि उन्होंने आर्किटेक्चर से पास आउट होने के बाद, बैचलर्स डिग्री फिनिश करने के बाद उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा में एज एन आर्किटेक्ट कैसे ज्वाइन किया। हम उनकी पूरी जर्नी को समझेंगे एंड देन फर्दर समझेंगे कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर बडिंग आर्किटेक्ट्स के लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है। तो सर, सबसे पहले आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमको बताइए। यार देखो, मैं ग्रेजुएशन के थोड़ा पहले से बताऊंगा, क्योंकि ग्रेजुएशन से पहले से ही टेंशन शुरू हो जाती है कि करना क्या है। तो उस टाइम पे जैसे मैंने कोशिश की जानने की, कि अपने टीचर से भी जानने की कोशिश की कि कौन कौन सी फील्ड्स अच्छी रहती हैं, क्योंकि मुझे एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो जब एकेडमिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट था तो एक ही ऑप्शन बचता है कि टीचिंग लाइन में जाना। बट टीचिंग लाइन में जाने से पहले प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। कभी भी ऐसा होता है, प्रैक्टिस करना ज़रूरी होता है, क्योंकि वरना फिर आप चीज़ों को समझा नहीं पाओगे जब तक आप उनको पर्सनली और प्रैक्टिकली आपने देखा नहीं है, समझा नहीं है। तो जैसे कि मेरे टीचर्स ने समझाया प्रैक्टिस करने के लिए, तो मैंने बहुत जगह अप्लाई किया। मैंने बाहर की जो फर्म्स हैं, फॉरेन फर्म्स में भी अप्लाई किया, मैंने इंडियन फर्म्स में भी अप्लाई किया। तो फॉरेन फर्म्स में क्या होता है कि कुछ फर्म्स ने ऐसा रिप्लाई दिया कि वो इंटर्नशिप के लिए तो बुला सकते हैं, बट प्रॉपर रेगुलर जॉब के लिए नहीं बुला सकते हैं। उसमें से कुछ फर्म्स थी, आई थिंक 3 फर्म्स थी, जिन्होंने वहां के लिए मुझे रेगुलर जॉब प्रोवाइड किया, बट वो अकोमोडेशन नहीं दे रहे थे, और जो पैसे दे रहे थे वो बहुत कम थे, तो सर्वाइव करना मुश्किल हो सकता था। फिर तीसरा ऑप्शन ये होता है कि वो हमेशा ही बोल देते हैं कि आप या तो 1-2 ईयर का एक्सपीरियंस लो, तब हम आपको ले सकते हैं। और चौथा ये ऑप्शन होता है, वो रिप्लाई करेंगे कि आप मतलब अभी हम रिक्रूट नहीं कर रहे बाहर से, हम अंदर से रिक्रूट कर रहे हैं, मतलब अपनी कंट्री से रिक्रूट कर रहे हैं। तो उस टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली भुवनेश्वर में, तो मैं वहां पे गया, वहां पे मैंने ज्वाइन किया और वहां पे चीजें सीखी, लर्न की। उसके बाद मैं यहाँ पे लखनऊ में आया। लखनऊ में मैंने प्राइवेट फर्म ज्वाइन किए, और कुछ मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि उस टाइम पे मुझे एक चीज हमेशा जो मैं नोटिस कर रहा था वो ये था कि आप एक कंप्यूटर डेस्क पे बैठे हुए हो, बस उस पर काम कर रहे हो, ड्राफ्टिंग कर रहे हो, 3D बना रहे हो, लेकिन कुछ एक चीज थी जो मिसिंग थी, आप साइट पे नहीं जा पा रहे हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप चीजों को प्रैक्टिकली कैसे सीखोगे? जब चीजों को देखोगे तभी प्रैक्टिकली सीखोगे। वहां प्रॉब्लम आ रही थी, वो चीजें नहीं हो रही थी। जब भी प्रोजेक्ट्स आते थे तो प्रोजेक्ट्स हमसे डिस्कस नहीं हो रहा है, मतलब हम ऑब्वियसली एज ए जूनियर आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, पर जो भी डिजाइन है, डिजाइन में हम इम्प्लीमेंटेशंस नहीं कर सकते। कुछ गलतियां हम उसको रिकमेंड करते हैं तो वो भी सही तरीके से नहीं पुट अप होती हैं। ठीक है, तो वो सब प्रॉब्लम्स आ रही थी। प्लस इंडिया में एक और सिनेरियो आजकल चल रहा है, सब देख रहे हैं कि पैसे नहीं मिल रहे सही। ठीक है, तो आप 20,000, मैंने भी काम किया, 15,000, 20,000, 22,000, मैंने ऐसे में काम किया। उस टाइम पे मुझे थोड़ी प्रॉब्लम भी हुई। फिर उसके बाद मुझे लगा कि यार मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो चलो एक बार एंटर करके देखते हैं। तो पैसे उतने ज्यादा नहीं थे, पर मजा बहुत आया। 3-4 महीने का ऐसा था कि सीन, जो भी जर्नी थी वहां पे, स्टूडेंट्स को भी बहुत अच्छा लगा, मेरे को भी मजा आया, मेरे को भी सीखने को मिला और स्टूडेंट्स को भी बहुत सीखने को मिला। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार अब मास्टर्स के लिए ट्राई करते हैं, मतलब एक शॉट देते हैं मास्टर्स के लिए, क्योंकि उसके लिए जरूरी है। फिर मैं मास्टर्स के लिए मैंने अप्लाई किया। तो उसमें फिर क्या हुआ, मैंने गेट का प्रिपरेशन किया। तो कुछ 8 महीने का प्रिपरेशन मैंने किया, और फिर मेरा आईआईटी में सिलेक्शन हुआ। आईआईटी में सिलेक्शन हुआ तो वहाँ और ज्यादा मतलब जो विजन था वो बहुत ज्यादा ब्रॉड हुआ। वहाँ पे समझ में आया कि अर्बन प्लानिंग के क्या बेनिफिट्स हैं, और अर्बन प्लानिंग अगर आप पढ़ते हो तो आप कैसे हेल्प कर सकते हो। बाकी क्योंकि अर्बन प्लानिंग में हर एक चीज आ जाती है, इकोनॉमिक्स आ जाती है, सोशियोलॉजी आ जाती है, डेमोग्राफी आ जाती है, आप डिजाइनिंग पे भी बात करते हो, आप बात करते हो कंफर्ट की बात करते हो, सस्टेनेबिलिटी की बात करते हो, तो हर एक चीज आती है उसमें। लेकिन उसी टाइम पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू यहाँ पे आने की। तो बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि आपने मास्टर्स क्यों नहीं किया, ये बहुत लोग का क्वेश्चन होता है कि आपने मास्टर्स क्यों ड्रॉप कर दिया और आप यहाँ क्यों आ गए। तो फिर वही बात आ जाती है, प्रैक्टिकलिटी की बात आ जाती है। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में 3 फायदे मिलते हैं। 3 फायदे मतलब पहला फायदा ये होता है कि सैलरी अच्छी है। ठीक है, सब यही देखते हैं। ठीक है, तो मैं बेसिक पे आता हूँ, सैलरी अच्छी है, आपको सैलरी अच्छी मिलती है। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है कि आपको सीखने को मिलता है। सीखने को ना ही सिर्फ
आर्किटेक्चर फील्ड में, बट बाकी जो गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं उसमें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप बहुत इन्वॉल्व होते हो, ठीक है। तो आप ना ही सिर्फ आर्किटेक्चर कर रहे हो बल्कि बाकी फील्ड्स का भी एक्सपोजर जान रहे हो, बाकी ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप मिल रहे हो। आप बेसिकली क्या होता है, कई बार आपकी मीटिंग सीएम्स के साथ होती है, कई बार बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उनके साथ मीटिंग होती है, तो आप उनके विजन को जानने की कोशिश करते हो और आप ये जानने की कोशिश करते हो कि किसी एक स्कीम को इंप्लीमेंट करने के लिए कितने सारे पार्ट होते हैं और कितने सारे गवर्नमेंट बॉडीज को मतलब उसमें बेसिकली कह सकते हैं कि किस तरीके से वो इन्वॉल्व होते हैं, वो आप समझने की कोशिश करते हो। तो ना ही सिर्फ आर्किटेक्चर बट बाकी चीजों में भी आप एक्सपोजर लिखते हो। तो एट द एंड ऑफ द डे आप पूरी प्लानिंग देख रहे हो, पूरी प्लानिंग सीख रहे हो उसमें बेसिकली। अगर मैं एक तरीके से कहूँ, आप किसी भी एक स्कीम को ले लो, स्मार्ट सिटी की स्कीम को ले लो। स्मार्ट सिटी बहुत बड़ा और बहुत ब्रॉड टॉपिक है, तो उसमें आप एक छोटी सी चीज ले लेते हैं, गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस के अंदर एक टॉपिक होता है ई ऑफिस, मतलब कि आपको ऑफिस को पेपरलेस करना है, ठीक है। तो उसमें ही बहुत सारे स्टेप आ जाते हैं, वो स्टेप कंप्लीट करने में बहुत टाइम लगता है और लोगों को साथ में लेके चलना, लोगों के माइंडसेट को चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर नामुमकिन नहीं है, क्योंकि लोग भी उसमें फिर इन्वॉल्व होने लगते हैं, तो मजा आता है काम करने में। प्लस साथ ही साथ आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में नाम नहीं ले सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मतलब अलाउ नहीं होता है, बट आप ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करते हो जो कि आप ये देख लो कि एक घर के लेवल से लेकर एक बड़े हाउसिंग के लेवल तक, प्लस कुछ पर्सनल चीजें भी होती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जुडिशियल ब्लॉक्स होते हैं, आप जुडिशियल ब्लॉक्स डिजाइन करते हो, बाकी जेल्स डिजाइन हो गई, ठीक है, बाकी एडीआर सेंटर्स होते हैं वो डिजाइन करते हो, ईवीएम सेंटर्स डिजाइन करते हो, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। प्लस आप टेम्पल भी डिजाइन करते हो, टेम्पल के लिए डिजाइन करने का भी प्रोजेक्ट्स आते हैं, टेम्पल डिजाइनिंग के भी प्रोजेक्ट्स आते हैं। एंड उसके साथ साथ आपको जैसे मैं बता सकता हूँ लाइब्रेरी हो गया, म्यूजियम हो गया, ये सारी चीजें आती हैं, हॉस्पिटल्स हो गए। तो आप बेसिकली आर्किटेक्चर में भी हर फील्ड पे फोकस कर रहे होते हो, हर सेक्टर पे फोकस कर रहे होते हो, प्लस साथ ही साथ गवर्नमेंट की स्कीम्स को भी समझ रहे होते हो। तो एक्चुअली आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होते हो पब्लिक की हेल्प करने के लिए। तो ये बहुत मोटिवेटिंग लगा। और दूसरी चीज ये है कि मास्टर्स आप कभी भी कर सकते हो। मास्टर्स के बाद ये अपॉर्चुनिटी मिले ना मिले पता नहीं, पर यहाँ पे रहते रहते आप अप्लाई करके मास्टर्स कर सकते हो। तो ये एक रीजन था कि मैं यहाँ पे आया और मैं चीजें सीखने लगा। इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली जो ग्रेजुएट होते हैं स्टूडेंट्स, आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और वो किस तरीके से उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब कर सकते हैं? अच्छा, मैंने जैसे बताया कि मुझे टीचिंग में जाना था, तो हमारे पास क्या ऑप्शन होता है कि हम मास्टर्स करते हैं, पीएचडी करते हैं, बहुत लंबा लेवल हो जाता है, मास्टर्स करें पीएचडी। पर अभी क्या है, पीएमआरएफ एक चीज है जो कि है प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलो, तो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो डायरेक्टली बैचलर्स के बाद, ठीक है। अब मैं उसके फायदे और बेनिफिट्स बताता हूं आपको, फिर बताता हूं कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। बेनिफिट ये है कि आपको पर मंथ, पहली बात तो बैचलर्स करने के बाद आप डायरेक्टली पीएचडी कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज आपके 2 साल बच रहे हैं। 2 साल किसके? मास्टर्स के 2 साल बच रहे हैं आपके, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, जब आप अप्लाई करते हो तो आपको स्टाइपेंड कितना मिलता है? एक स्टाइपेंड मिलता है आपको गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं उसकी सैलरी के बराबर, यानी कि 70,000 मिलता है पहले साल में पर मंथ, फिर 75,000 दूसरे साल में पर मंथ, फिर 80,000, फिर 85,000। ये लोगों को पता नहीं होता है क्योंकि एक्सपोजर नहीं है, अभी पता चल जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। अब क्या होता है, इसके साथ साथ आपको पर ईयर 2 लाख का भी एक ग्रांट मिलता है। उस 2 लाख को आप यूज कर सकते हो अपने रिसर्च के लिए, बाहर जाने के लिए, बाहर जाके पेपर पब्लिश करने के लिए, ठीक है, और ट्रेनिंग करने के लिए आप यूज कर सकते हो। तो आपको ये बेनिफिट्स मिलते हैं। प्लस आपके साथ में पीएचडी हो रही है, आप एक रेप्यूटेड आईआईटी से या आईआईएससी से आप रिसर्च कर रहे हो, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट होता है, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। पहले क्या होता है कि पहले ये आया था पीएमआरएफ में कि जो आईआईटीज या एनआईटीज के लिए स्टूडेंट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, पर टैलेंट तो हर जगह है, टैलेंट तो हर यूनिवर्सिटी में है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज हैं जो कि इंडियन अथॉरिटीज या इंडियन गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज्ड हैं, उसमें अगर कोई स्टूडेंट 8 सीजीपीए के ऊपर लाता है, यानी कि 8 सीजीपीए के ऊपर लाता है, प्लस गेट में अगर वो गेट स्कोर उसका 650 के ऊपर होता है, तो वो इसके लिए अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसके लिए जब आप अप्लाई करोगे आपको अपना रिसर्च प्रपोजल देना होता है, वो आपको सेलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स और इंटरव्यू होगा। और इंटरव्यू में अगर आप क्वालिफाई हुए तो आप डायरेक्टली किसी एक अच्छे प्रोफेसर के अंडर में पीएचडी कर रहे होगे विद अ गुड अमाउंट ऑफ स्टाइपेंड और बहुत अच्छे एक्सपोजर के साथ। तो ये हो गया पीएमआरएफ। अगर किसी को टीचिंग लाइन में जाना है, 2 साल बचाने हैं, ये एक बहुत अच्छा स्कीम है जो कि मैं कह सकता हूँ, ठीक है, पहली चीज। अब दूसरी चीज हो गई कि कई लोगों को रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, ठीक है, कि रिसर्च करना है, मास्टर्स करना है, पर्टिकुलर फील्ड में जाना है, तो मास्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। तो गेट पे मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले बताता हूं, जैसे कि आपने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में पूछा है जी, तो मास्टर्स में भी
अर्बन प्लानिंग में बहुत जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आती है, जैसे कि अभी रिसेंटली बहुत सारी आई, असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आई, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में आई, ठीक है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी निकाला, यूपीपीएससी का भी निकला हुआ है, यानी कि यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन का, उड़ीसा का रिसेंटली निकल चुका है, ठीक है, महाराष्ट्र का भी आ चुका है, पिछले साल आ चुका है। तो अगर हम देखें तो पिछले साल में और इस साल को पूरा मिला ले, मतलब एक साल का अगर हम गैप लें तो अराउंड 40 to 50 के करीब आ चुका है, ठीक है, जितना मुझे आंकड़ा पता है 40 to 50 के करीब जॉब्स निकल चुकी हैं, या उससे ज्यादा, मैं हो सकता है कम ही बता रहा हूं, या उससे ज्यादा। चलो अब इसको कंपेयर करते हैं सिविल इंजीनियरिंग से। लोगों को लगता है सिविल इंजीनियरिंग में हर रोज जॉब आती है, हर महीने जॉब आती है, पर जब आप डिवाइड करोगे जितने लोग दे रहे हैं और जितने लोग सेलेक्ट हो रहे हैं, उसका परसेंटेज 0.01 से 0.1% होता है। यहाँ भी वही है परसेंटेज, ठीक है, लेकिन लोग उसको उस तरीके से नहीं देखते। लोगों को लगता है कि सबको गवर्नमेंट जॉब लग जाए, सब यही चाहते हैं यार, गवर्नमेंट जॉब सब चाहता है, कौन नहीं चाहता है, ठीक है। तो डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ये हर जगह है, ठीक है। तो इसके लिए तो हम नहीं कह सकते। और बाकी अपॉर्चुनिटीज में भी मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आती है, मैंने नोट भी करके रखा हुआ है। जैसे कि सीपीडब्ल्यूडी में अपॉर्चुनिटी आती है, ठीक है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। फिर स्टेट पीएससीज में आती है, पीएससीज वही हो गए, पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, प्लानिंग और आर्किटेक्चर के जॉब्स यहाँ पे आते हैं। फिर यूपीएससी हो गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फिर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशंस में भी जॉब आ चुकी हैं। डेवलपमेंट अथॉरिटीज होती हैं, जैसे डीडी हो गया और बाकी डेवलपमेंट अथॉरिटीज हो गई, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, ऐसे ही ये तो मैं छोटे एग्जांपल्स ले रहा हूँ। फिर हो गया आपका HAL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, राइट्स, RITES, वहां पे भी जॉब निकल चुका है, पर वहां बहुत पहले जॉब निकला था, 2013-2012 में निकला था। फिर आपकी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में भी जॉब निकला था 2018 में, गेट के थ्रू लिया था उन्होंने। फिर DRDO है, गेट के थ्रू लिया था, उसमें भी इसरो में अलग से एग्जाम होता है और इसके प्रॉपर इंटरव्यू होता है, तो इसरो में 1 या 2 जॉब ऐसे निकलती रहती पर ईयर। फिर PMRF में बता चुका हूं आपको। और टीचिंग जॉब्स का आपको पता है, टीचिंग जॉब्स बहुत हैं, IITs, NITs, SPAs, स्टेट गवर्नमेंट्स, फिर रेप्यूटेड प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जहां पे आप टीचिंग जॉब्स कर सकते हो। और SPAs, और सारे SPAs का प्रपोजल है अभी, आई थिंक 10 to 16 SPAs का और प्रपोजल है, तो वो भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा और लोगों को मतलब बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस चीज से भी। प्लस आपका नीति आयोग हो गया, नीति आयोग के बारे में लोगों को ज्यादा नहीं पता है, तो इसको मैं थोड़ा सा बताऊंगा। नीति आयोग में क्या है कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो, कोई भी इंटर्नशिप कर सकता है। उन्होंने फिलहाल ये रखा हुआ है कि जो रेप्यूटेड हैं, जैसे SPAs, NITs, IITs हैं, उनको पहला प्रायोरिटी देते हैं। पर अगर आपका काम अच्छा है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, तो आपको नीति आयोग में मिल सकता है 60 डेज की इंटर्नशिप या 90 डेज की इंटर्नशिप, आप वहां पे कर सकते हो। वहां से आपको और एक्सपोजर मिलेगा, आपको पता चलेगा आप कहाँ जा सकते हो, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कई बार निकलती है और हमें पता नहीं चलता है, ये प्रॉब्लम है। जैसे अब हरियाणा की गवर्नमेंट जॉब निकलनी है, तो हरियाणा का गवर्नमेंट क्यों यूपी में क्यों पब्लिश कराएगी वो चीज, सिंपल सी बात है, ठीक है। अगर यूपीएससी है तो हर जगह पब्लिश हो सकता है, पर हरियाणा की गवर्नमेंट को कोई फायदा नहीं यूपी में पब्लिश कराने का, लेकिन हाँ जनरल कैटेगरी के लोगों को लेते हैं, हर स्टेट से लेते हैं, ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको अगर यहाँ के न्यूज़पेपर की क्लिपिंग मिल गई तो अच्छी बात है, नहीं तो बहुत सारे आपकी वेबसाइट्स होते हैं, सरकारी नौकरी.com, ठीक है। बाकी आप जैसे हमारे फेसबुक पे भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स के आर्किटेक्चर में उनके ग्रुप्स हैं, लोग शेयर करते रहते हैं। आरकी जॉब्स करके एक पोर्टल है, द स्विच है, फिर BK दास सर का एक पोर्टल है, ठीक है, आप एक पेज है, आप उसको भी लाइक कर सकते हो, उसमें तो जॉब लोग डालते रहते हैं। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे, अगर आप पेजेस लाइक करके रखते हो तो आपको पता चलती रहेंगी चीजें, आपको हर स्टेट का पता चलता रहेगा, ठीक है। आजकल सोशल मीडिया की वजह से चीजें आसान हो गई हैं, समझना आसान हो गया है, राइट। प्लस अब मैं एक गवर्नमेंट जॉब से थोड़ा अलग बात करूंगा। कई बार ऐसा होता है कि आप पास आउट हो गया, आप किसी प्राइवेट फर्म में काम कर रहे हो, तो आप एक काम कर सकते हो, आप बैंक की भी इम्पैनलमेंट होती है, इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स होते हैं हर बैंक के, SBI, PNB, कैनरा बैंक, कोई भी बैंक ले लो आप, ठीक है, उसके कुछ क्राइटेरिया होते हैं। अगर आप वो क्राइटेरिया के में फॉलो करते हो तो आप बैंक के इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स बन सकते हो। और बैंक के इम्पैनल्ड आर्किटेक्ट्स के बनने का फायदा ये है कि जब भी कोई लोन लेता है, बैंक का जो भी क्लाइंट लोन लेना चाहता है, कंस्ट्रक्शन लोन, तो आपको साइट पे भेजेंगे, आपसे एस्टिमेशंस की रिपोर्ट चेक करेंगे, साइट की रिपोर्ट चेक करेंगे, फिर उनको लोन प्रोवाइड होगा, तो इसमें आपको भी रुपए मिलते हैं। तो आप जो भी काम कर रहे हो उसके साथ साथ ये काम भी कर सकते हो, और आप एक बैंक में नहीं, बहुत सारे बैंक में अप्लाई कर सकते हो उसके लिए, ठीक है। इसके लिए कोचिंग सेंटर्स भी हैं, इम्पैनलमेंट के लिए कोचिंग सेंटर्स भी होते हैं जो कि आपको सर्टिफिकेट देते हैं और सर्टिफिकेट का भी फायदा मिलता है। तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, आप गवर्नमेंट सेक्टर के साथ काम कर सकते हो, गवर्नमेंट सेक्टर के मतलब उसमें काम कर सकते हो, एक मैं कहूँ छत्र छाया में काम कर सकते हो, तो अच्छे रुपए मिलते हैं। तो मेरा ये मानना है बेसिकली, और इससे बहुत सारे लोगों का मिथ भी ब्रेक होगा, मुझे ऐसा लगता है।
जी सर। सर आपने ये तो बताया हमें गवर्नमेंट में इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज सुनने के बाद समझ नहीं आता अब इनके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें और फिर अप्लाई करें। तो इन अपॉर्चुनिटीज को हम किस तरीके से ग्रैब कर सकते हैं और इनके लिए प्रिपरेशन किस तरीके की रखनी चाहिए, क्या चीज, कौन सा एग्जाम हमें देना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा मिथ होता है और लोगों को क्लियरिटी नहीं होती, स्टूडेंट्स को क्लियरिटी नहीं होती कि किस तरीके से हमें कहाँ पे अप्लाई करना है। ओके मतलब आपके कहने का मतलब है कि किस तरीके से प्रिपेयर करना है या कैसे शुरू करना है, प्रिपरेशन कैसे शुरू करना है, ये आप कहना चाहते हो? हाँ जी। जो मैंने गलती की वो ये थी कि मैंने 5th ईयर में प्रिपेयर करना शुरू किया गेट के लिए। तो उस टाइम पे मेरी रैंक 688 के करीब आई थी। वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 9th सेमेस्टर में आपको पता है कि लोड ज्यादा होता है, सब्जेक्ट ज्यादा होते हैं, और हमने उस टाइम पे प्रिपेयर किया, हमारे सारे फ्रेंड्स हम सब ने उस टाइम पे प्रिपेयर किया। तो उसमें क्या होता है कि आप ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, 1.5 घंटा 2 घंटा, ज्यादा 3 घंटा दे पाते हो। तो मेरा ये मानना है, मैं तो ये बोलूंगा कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका बेस बनाने के लिए फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर बहुत अच्छा होता है। आप थर्ड ईयर से शुरू करते हो ना अगर प्रिपरेशन, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप गेट के लिए प्रिपेयर करो, साथ में जो बाकी बुक्स आती हैं, बाकी कंपटीशन की जो बुक्स आती हैं, आप उनको फॉलो करो और उनको पढ़ाई करो। तो मैंने जो 6-7 या 8 महीने लगाए रेगुलरली, वो आप अगर थर्ड ईयर से शुरू करोगे तो आपको उतना टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। आप थर्ड ईयर से पढ़ाई शुरू करोगे, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये 3 साल हो गए आपके पास। और अगर आप 6 महीने चलो मान लो और लेते हो तो आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो। मैं बताता हूँ मैंने कैसे प्रिपेयर किया था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैंने अगस्त में प्रिपरेशन शुरू किया, 14 और 16 अगस्त के करीब शुरू किया था प्रिपरेशन, जितना मुझे याद है। अब प्रिपरेशन मैंने कैसे शुरू किया कि मैंने सबसे पहले ये देखा कि गेट में देखो प्रिपेयर करने के 3 स्टेप्स हैं, पहला 3 से 4 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप ये हो गया कि आप पहले देखो कि क्वेश्चन क्या है और आंसर क्या है, पहले आप ये देख लो अच्छे से। दूसरा स्टेप, आंसर के साथ साथ जितने ऑप्शंस हैं उन चारों ऑप्शंस को और प्लस आंसर्स के डिटेल में नोट्स बनाओ। तीसरा ऑप्शन, आप चेक करो वो जो आंसर दिया हुआ है उस बुक में, जिस बुक को आप रेफर कर रहे हो, उस बुक में जो आंसर दिया हुआ है वो सही है या नहीं है। ठीक है, वो ऑथेंटिकेट करना बहुत जरूरी है। चौथा तरीका आप ये कर सकते हो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए, चौथा स्टेप ये है कि आप उस क्वेश्चन को गूगल बार में टाइप करो। सिंपल सी बात है, सिंपल तरीका है। उसको टाइप करने से आपको क्या होगा, वो क्वेश्चन कहां से उठाया गया, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन उठाया गया है, ठीक है, तो वो आपको लिंक पता चल जाएगा कहां से डायरेक्ट उठाया गया। अगर वो डायरेक्टली कहीं से उठाया गया तो ऑब्वियसली अगली बार भी आ सकता है क्वेश्चन। हो सकता है आपको 3-4 पेजेस मिल जाए जहां से वो डायरेक्ट लिंक उठाया गया है, और वहां पे आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मिल जाए। अब वो उन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस को भी आप सेम तरीके से प्रिपेयर करो, सेम तरीके से नोट्स बनाओ, जैसे मैंने अभी बोला फर्स्ट और सेकंड स्टेप में सेम तरीके से नोट्स बनाओ। तो एक प्रॉपर एक सर्कल बनता है प्रिपेयर करने का। ठीक है, तो हो सकता है कि आपको एक साल का या एक ईयर का क्वेश्चन पेपर तैयार करने में हो सकता है आपको 1 हफ्ता लग जाए, पर जो प्रिपरेशन आपकी होगी सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस तक सीमित नहीं रहेगी, आप बियॉन्ड भी देख रहे हो उसके। ठीक है, अब कुछ लोगों को यहाँ प्रॉब्लम होती है कि वो सब्जेक्ट वाइज तैयार करना चाहते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे तैयार करो और सब्जेक्ट वाइज नोट बना लो। ठीक है, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वाइज तैयार नहीं किया था, मैंने क्या हुआ रैंडमली ही तैयार किया, जो भी मुझे नोट्स मिलते गए मैं बनाता गया, अगला क्वेश्चन पे आया, अगले क्वेश्चन पे नोट्स मिले, मैं बनाता गया, डिटेल में नोट्स बनाया मैंने। नोट्स बनाना एक बहुत अच्छी चीज है, उससे क्या रहता है कि आपको एक्स्ट्रा चीजें भी जानने को मिलती हैं, प्लस आप जब गूगल पे सर्च करते हो तो आपको और सारी चीजें जानने को मिलती हैं। तो इस तरीके से आपके पास नोट्स का बहुत अच्छा भंडार होता है, मेरे कहने का मतलब ये है। और आप उसकी हेल्प से मतलब थ्योरी तो तैयार कर सकते हो, प्लस अब मैं न्यूमेरिकल पे आऊंगा। गेट क्रैक करने का मेन तरीका है, मेन की यही है कि न्यूमेरिकल आपके अच्छे से होने चाहिए। ठीक है, और बाकी जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उसमें न्यूमेरिकल कई बार नहीं आता है, जैसे एचपीएससी में नहीं आया था, यूपीपीएससी में भी शायद नहीं होगा, ठीक है, डीडीए में भी नहीं आता है, सीपीडब्ल्यूडी में भी शायद नहीं आया था, जो मैंने उनके क्वेश्चन पेपर्स देखे उसमें भी नहीं आया था। लेकिन बहुत सारे जैसे एलएमआरसी था, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, उसमें आए थे, उसमें न्यूमेरिकल्स आए थे। तो अगर आप गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, उनके न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर कर रहे हो, तो ये न्यूमेरिकल्स भी साथ साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। तो सबसे अच्छा टाइम होगा थर्ड ईयर। देखो यार, थर्ड ईयर में अगर आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो, आपको मास्टर्स करना है, आप मास्टर्स कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्ट हो गया, आप गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हो, प्लस गेट के थ्रू आप बाकी बाहर की भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जो गेट के थ्रू आपको एप्लीकेशन आपका लेती हैं। बाहर आपको पढ़ना है, आप बाहर भी पढ़ सकते हो, आपको बढ़िया स्कॉलरशिप मिलेगा, ठीक है, स्टाइपेंड मिलेगा। तो मेरे कहने का यही मतलब था कि आपको थर्ड ईयर से प्रिपेयर करना शुरू कर देना चाहिए, भले ही थोड़ा थोड़ा करो पर प्रिपेयर कर लो, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका बेस स्ट्रांग है या नहीं है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सही तरीका होगा पढ़ने का। सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब कॉलेज के अंदर होते हैं तो हम पर्टिकुलरली जब 5th ईयर या 9th सेमेस्टर हमारा स्टार्ट होता है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट्स के अंदर एक फियर जनरेट होने लगता है कि अभी हम कॉलेज से पास आउट होने के बाद क्या करेंगे। सबसे बड़ा ये सवाल आता है
कि हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाएं या प्राइवेट सेक्टर में जाएं, या हम मास्टर्स करें या प्रैक्टिस शुरू करें। तो सर आप इस चीज के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स मिस्टेक भी करते हैं इस टाइम पे, तो किस तरीके से करना चाहिए, आपका क्या ओपिनियन है सर इस चीज के ऊपर? यार देखो, जैसे मैंने पहले बताया कि अगर किसी भी चीज के लिए प्रिपरेशन करना है तो थर्ड ईयर से शुरू करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मैं उस चीज पे आता हूँ, फैक्टर पे आता हूँ। देखो, अगर आप थर्ड ईयर से प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक चीज अच्छी होगी आपके साथ कि आप प्रिपरेशन में कम टाइम दे रहे होगे, आउटपुट ज्यादा मिलेगा लास्ट में। दूसरी चीज, अब जो फियर आने लगता है वो 9th सेमेस्टर से आने लगता है। उस फियर के चलते आप क्या करते हो, आप अपनी थीसिस बर्बाद कर लेते हो। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, आप थीसिस भी सही से नहीं कर पाते हो। आप सोचते हो अप्लाई करना है, थीसिस अभी पूरा नहीं हुआ है, पुराने पोर्टफोलियो को बनाने लगते हो, अप्लाई करने लगते हो, थीसिस खराब हो जाता है। मेरा ये कहना है कि थीसिस अच्छे से कर लो, पहली चीज तो ये है, ठीक है। क्योंकि थीसिस एक ऐसी चीज है जो हर जगह देखी जाएगी, फिर चाहे वो गवर्नमेंट हो, प्राइवेट हो, ठीक है। और उसका और बहुत लोगों पे उसका इम्पैक्ट भी अच्छा पड़ता है अगर आपकी अच्छी थीसिस है तो अगर प्राइवेट सेक्टर में जाना है तो थीसिस अच्छा होना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर में एग्जाम देने के बाद भी इम्पैक्ट पड़ता है, इन चीजों का इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि आप किस फील्ड में अच्छा, आपने किस फील्ड में थीसिस किया, तो उसके अकॉर्डिंग आपको काम दिया जाता है पहले, ठीक है, ताकि आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करो, आपको कंफर्ट जोन में लाके फिर काम सिखाते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन आप पहले से शुरू करो, पहली चीज। अब बात रही क्लियर होने की, तो मैं बताऊं अभी क्या होता है कि मेरे से भी गलती हुई, सबसे होती है गलती। हमें लगता है नहीं, पहले हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको लगता है पहले मास्टर्स करने की अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो पहले मास्टर्स कर लो। मास्टर्स करने के बाद हो सकता है कि गवर्नमेंट में ही अपॉर्चुनिटी आ जाए। पता चला आपने मास्टर्स करने में लगा दिए 2 साल, मेरी तरह जैसे 2 साल लगाए प्रैक्टिस में, फिर आप मास्टर्स करने जाते हो, फिर अपॉर्चुनिटी मेरे को मिल गई हो तो ठीक है, नहीं मिलती तो क्या होता है, 2 साल बाद मैं वेट करता कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी आएगी तब मैं भरूंगा। अगर नहीं आएगी तो यही हो सकता है कि मैं पीएचडी के लिए जाता और पीएचडी के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन, मतलब प्रॉपर रिसर्च वर्क में जाता, इंडल्ज होता, ठीक है। मेरा तो यही था, मोटिव यही था कि मैं मास्टर्स करने के बाद पीएचडी में जाऊंगा। बट अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो उसको क्यों नहीं एक्सप्लोर किया जाए, मेरे कहने का मतलब ये है। तो पहली चीज तो इस कंफ्यूजन को निकाल दो कि नहीं, मुझे गेट नहीं करना है, मुझे मास्टर्स नहीं करना है, मैं प्रैक्टिस में जाऊंगा या मैं बाहर से करूंगा। इसको मैंडेटरी मान के चलो और पढ़ाई करते रहो, क्योंकि आप देखो, 2 घंटा देना कोई मुश्किल नहीं है। आप थर्ड ईयर से 2 घंटा अगर देना शुरू करोगे, 2 घंटा देना शुरू करोगे, तो वो आपको बेनिफिट करेगा। आप एक बार गेट का पेपर दो, अगर अच्छा आया तो आप आईआईटी में जा सकते हो, ठीक है। आप एनआईटी से कर सकते हो, एसपीए से कर सकते हो, उसके बाद आप पीएचडी बाहर से कर सकते हो, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हो सकता है कि आपने फील्ड से किया हुआ है, अच्छी फील्ड से किया हुआ है, तो आपको गवर्नमेंट में अपॉर्चुनिटी मिल जाए, और या तो फिर आपको बाहर की जो एमएनसीज हैं उसमें अपॉर्चुनिटी मिल जाए, ठीक है। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, लेकिन ग्रैब करने का एक ही तरीका है कि एक प्रिपरेशन तो पक्की रखें हम, कम से कम। देखो, अगर हम गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं, मास्टर्स प्रिपेयर हो रहा है, गवर्नमेंट जॉब प्रिपेयर हो रहा है, ठीक है, ये 2 चीजें प्रिपेयर हो रही हैं, तो प्रिपेयर करते रहते हैं। एक तरीके से उसको इन्वेस्टमेंट मान के चलते हैं कि इन्वेस्टमेंट मान लो, प्रिपेयर करते रहो, ठीक है। फिर अगर आपको बाहर जाने का मन है, नो डाउट, आपका जैसे ही थीसिस खत्म होता है, आप 1-1.5 महीना लगा के पोर्टफोलियो बनाओ और आप अप्लाई करना शुरू करो, बाहर हो जाएगा अगर होना है तो। और अगर नहीं तो आपको बाहर से अगर मान लेते हैं मास्टर्स करना है तो भी आपको पोर्टफोलियो बनाना है, थीसिस अच्छा कर लो, फिर पोर्टफोलियो बनाने को टाइम दो, और बाहर फिर मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, क्योंकि एप्लीकेशन भी शुरू होता है आई थिंक सितंबर के बाद शुरू होता है, ठीक है। तो तब तक आपके पास टाइम रहता है पोर्टफोलियो बनाने का, कॉलेजेस को सर्च करने का, कॉलेजेस के प्रोफेसर से बात करने का, ठीक है। तो ये सोचना पड़ेगा कि मास्टर्स करना है, प्रैक्टिस फील्ड में जाना है। प्रैक्टिस फील्ड में डायरेक्ट बीआर के बाद जाने का एक लॉस है कि पैसे कम देते हैं इंडिया में फिलहाल। बाहर तो अपॉर्चुनिटीज मिले ना मिले वो थोड़ा सा दिक्कत कर जाता है। बाहर इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज बहुत है, मतलब अगर आपको ग्रैब करना है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज तो बहुत है, आप ग्रैब कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो रेगुलर जॉब की बात आती है, रेगुलर जॉब में फिर यही है कि अगर आपकी जान पहचान का कोई है, ठीक है, तो आप कर सकते हो। एक उनका रेफरेंस लग जाता है, रेफरेंस लगा के आप जॉब कर सकते हो, वहां प्रैक्टिस कर सकते हो। पर अगर आपका रेफरेंस नहीं है, कोई इस तरीके का कोई भी आपका बैकअप नहीं है, आपके लोग बाहर काम नहीं कर रहे जो रेफरेंस लगा सकते हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप प्रिपेयर करना शुरू कर दो, एक इन्वेस्टमेंट की तरह लो। और कल को अगर आपको मास्टर्स के लिए जाना भी पड़ेगा तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, गेट में रैंक आ गया आपको सोचना नहीं पड़ेगा वो चीज। सर मैं थोड़ा सा और इसके डेप्थ में जाना चाहूंगा कि गेट के बारे में, जैसे आपने बताया कि हम अलग अलग कॉलेजेस के थ्रू, अच्छे कॉलेजेस के थ्रू मास्टर्स कर सकते हैं। अब यहाँ पे लोगों का सवाल होता है कि हम कौन कौन से कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं गेट के थ्रू, और क्या हम बाहर के कॉलेजेस में, आउटसाइड इंडिया किन कॉलेजेस में अप्लाई कर सकते हैं, और ये थोड़े से मिथ्स होते हैं। और दूसरा कि अगर हम गेट क्लियर करते हैं तो हम किन सेक्टर में गेट के स्कोर के बेसिस पे सिलेक्ट हो सकते हैं, तो ये कुछ डाउट्स भी होते हैं सर। तो सर इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि
और क्या बेनिफिट्स होते हैं ओवरऑल डेप्थ में जाके इसके बारे में थोड़ा सा? पहले मैं गेट का बेनिफिट बताता हूँ जॉब के सेंस में, ठीक है। अगर अभी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का निकला था, तो उसमें जितने भी टॉप रैंकर्स थे, टॉप 25 रैंकर्स थे, वो सेलेक्ट हो गए। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में आई थिंक सैलरी 60,000 to 1 लाख का था, जो जितना मैंने देखा था, एक रेंज था 60,000 to 1 लाख, जो कि आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एंड हैंडसम अमाउंट, ठीक है, शुरू करने के लिए, पहली बात तो। उसके बाद बहुत सारे PSUs हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स होते हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि अब मतलब गेट के रैंक के बेसिस पे या गेट के स्कोर के बेसिस पे लेना शुरू कर दिया जिन्होंने, ठीक है। इसका एक और फायदा मैंने बताया था PMRF, वो मैंने कवर कर दिया था, PMRF बता के पूरा डिटेल में मैंने बता दिया था PMRF के बारे में। 3 फायदे तो यही हो गए, ठीक है। PSUs का हो गया, बाकी कोई भी हो सकता है कोई भी अलग दूसरी कंपनी जॉब निकाल दे, उसका एक फायदा, ठीक है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अलावा भी बहुत लोगों ने निकाला था, जितना मुझे याद है। कुछ थी, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा, मुझे कंप्लीटली याद नहीं है इस चीज के बारे में, बट एयरपोर्ट अथॉरिटी के अलावा भी निकल चुका है वो, लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल था, बट फिर भी ठीक है, स्टार्ट करने के लिए आपको एक मौका मिल रहा है। प्लस क्या होता है, गेट के थ्रू आप JRF की पोजीशन ले सकते हो, जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन ले सकते हो, ठीक है। जूनियर रिसर्च फेलो की पोजीशन आप लेके किसी भी IITs या NIT से आप रिसर्च कर सकते हो, उसके बाद आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो, वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, ठीक है। अब आते हैं कॉलेज के बारे में। बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों को लगता है कि यार मेरा गेट नहीं निकल सकता है, या मेरे गेट में अगर 100 के अंदर भी आ गया तो मुझे IIT नहीं मिलेगा। तो ये मैं मिथ में ब्रेक करना चाहता हूँ। लोगों को लगता है सिर्फ 2 कॉलेज है, 2 IIT है जो कि आर्किटेक्ट्स को वो देता है, मतलब एडमिशन देता है, दैट इज IIT रुड़की एंड IIT खड़गपुर। IIT रुड़की में 2 कोर्सेज हैं, MURP यानी कि मास्टर्स इन अर्बन एंड रूरल प्लानिंग, एंड MR। अब आते हैं IIT खड़गपुर पे। IIT खड़गपुर की बात करें तो MCP है वहाँ पे, मास्टर्स इन सिटी प्लानिंग। पर मेरे पास एक लिस्ट है जो ये बताती है कि 1-2 IIT नहीं है, आई थिंक 6 IITs हैं, और 6 IITs में भी बहुत कोर्सेज है। तो मैं एक बार लिस्ट आउट कर देता हूँ, मैं आपको लिस्ट दे दूंगा, आप अपने वीडियो में उसको कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। तो मैं बताना शुरू करता हूँ IIT रुड़की से। IIT रुड़की में आपके पास है 6 कोर्सेज। पहला है MURP, फिर MR, फिर MTech इन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट ऑफ रिवर्स एंड लेक्स, MTech इन जियोमेट्रिक्स इंजीनियरिंग, MTech इन इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम, एंड MTech इन डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट। ये हो गए 6 कोर्सेज जो कि आर्किटेक्ट्स कर सकते हैं, या फिर BR जिसने भी कर रखा है, डिग्री होल्डर है, वो कर सकता है। IIT कानपुर में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को स्ट्रक्चर्स में बहुत इंटरेस्ट होता है और सैलरी बहुत है इसमें। ऑब्वियसली आप प्राइवेट फर्म में जाओ, चाहे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, बहुत अच्छी सैलरी है इसकी। देन MDes आता है, मास्टर्स इन डिजाइन। IIT दिल्ली में 4 कोर्सेज हैं, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल डिजाइन, थर्मल इंजीनियरिंग। थर्मल इंजीनियरिंग भी इसका एक पार्ट है। IIT खड़गपुर में 2 हैं कोर्सेज, मास्टर्स इन सिटी प्लानिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइन एंड मैनेजमेंट। IIT गुवाहाटी में MDes आप कर सकते हो। फिर IIT मद्रास की बात करें तो IIT मद्रास में 6 कोर्सेज हैं, बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, ठीक है, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी इन कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट, तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, चौथा MTech इन क्लिनिकल इंजीनियरिंग। क्लिनिकल इंजीनियरिंग ये बायोटेक से रिलेटेड है, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा वास्ट है, आपको कितनी ज्यादा वास्ट अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी है, आई थिंक डेटा साइंस का इनका एक है जिसमें ये दे रहे हैं कोर्स। फिर MTech इन पेट्रोलियम इंजीनियरिंग। अब आप सोचो, आप आर्किटेक्चर के बाद पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में भी आप जा सकते हो, तो आप सोच सकते हो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटी है। फिर IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे में 4 कोर्सेज प्रोवाइड होते हैं। पहला है जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज इंजीनियरिंग। फिर है अर्बन डिजाइन जो कि 2019 में शुरू हुआ है। इसमें क्राइटेरिया तो आपका, IIT बॉम्बे की एक अच्छी बात मैं बताऊं तो इसमें क्या होता है कि क्राइटेरिया बहुत, ये जो गेट स्कोर की अगर हम बात करें ना, तो गेट स्कोर ये बहुत ज्यादा नहीं मांगते हैं। इनको चाहिए कि 350, 450 या 550 भी हो, या 500 के ऊपर भी हो तो चलेगा। इनका मेन फोकस रहता है कि सामने वाले में टैलेंट कितना है। ये इंटरव्यू लेते हैं, इनके इंटरव्यू के बहुत बहुत ज्यादा मतलब स्ट्रिक्ट प्रोसेस होते हैं, 2-3 स्टेप्स होते हैं इंटरव्यू के। तो यहाँ पे टैलेंट देखते हैं, प्योरली टैलेंट, ठीक है। तो उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट भी है, TDB जिसको कहते हैं, और ये सेंट्रल ऑफ टेक्नोलॉजी अल्टरनेटिव्स फॉर रूरल एरियाज के अंतर्गत आता है। इसमें आप रूरल एरियाज के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हो। फिर एक और कोर्स है, चौथा कोर्स, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, ET, ठीक है। तो इतने कोर्स तो मैंने आपको बता दिए, वो IITs में ही है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, लोग एक्सप्लोर नहीं करते। तो अगर आपकी रैंक 150 आ रही है, कि 150 के 500 भी आ रही है, और IIT बॉम्बे में अगर उनको लगता है कि आप टैलेंटेड हो, तो आपको वो ऐसे ही ले लेंगे, ठीक है। ये तो बात रही IITs की। अब बात करते हैं NITs की। NITs में तो बहुत सारे NITs हैं, ठीक है, जिनमें आपको ऑफर मिलता है। ये तो मैंने IITs बताया, IITs में इतने, तो NITs में भी बहुत है, ठीक है, वो आप चेक कर सकते हो। NITs के लिए चेक करने के लिए आप CCMT की वेबसाइट पे जा सकते हो, CCMT, ठीक है। CCMT की वेबसाइट पे आपको
सारे सारी चीजें मिल जाएंगी कि कौन कौन से कोर्स के लिए आप एलिजिबल हो, उसकी ओपनिंग रैंक क्या थी, क्लोजिंग रैंक क्या थी, ठीक है, ओपनिंग गेट स्कोर क्या था, क्लोजिंग गेट स्कोर क्या था। तो मैं बता दूं, अगर आपकी 800 रैंक भी आई है तो आप एसपी भोपाल में, एसपी विजयवाड़ा में जा सकते हो। लेकिन लोगों को लगता है कि नहीं, जैसे मुझे लगा मेरी 680 रैंक है, मुझे पता ही नहीं था कि सीसीएमटी नाम की चीज भी है, मैं अप्लाई करके कर सकता हूँ मास्टर्स। तो उस टाइम पे प्रॉब्लम थी, अब पता है तो इसलिए मैं हेल्प कर पा रहा हूँ। तो आप सीसीएमटी के थ्रू एसपीए भोपाल, एसपीए विजयवाड़ा, बहुत सारी एनआईटीज हैं जिसमें कि एमएनआईटी जयपुर आता है, मैनिट भोपाल आता है, फिर एनआईटी बिहार आता है, ठीक है, एनआईटी कैलीकट, एनआईटी ट्रिची, ठीक है, फिर आपका और भी एनआईटीज है आई थिंक, आप हाँ एनआईटी हमीरपुर आ गया, ठीक है, ये सारी एनआईटीज हो गई, और भी एनआईटीज हैं, आप चेक कर सकते हो उसमें। प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान हो गया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे स्टेट के भी कॉलेजेस हैं, स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आप गेट करते हो तो आपको ये बेनिफिट है कि स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस में भी जा सकते हैं, जैसे कि लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर है, बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत अच्छा वहाँ पे एक्सपोजर है, बहुत अच्छे टीचर्स है, बहुत अच्छे प्रोफेसर हैं। वहाँ पे अगर आपकी गेट स्कोर अच्छी, वहाँ भी कर सकते हो आप अप्लाई। तो आपको गेट करना है, गेट के बाद आप मतलब मास्टर्स करना है, तो आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, पर पता होना चाहिए। अब आईआईटी के लिए मैं एक बात और बताना चाहूंगा, एक तरीके का डिस्क्लेमर है। आईआईटी में क्या हुआ, हमारी रैंक आ गई, ठीक है, और हमने क्या किया, कॉमन जो ऑफरिंग एंड एक्सेप्टेंस पोर्टल होता है सीओएपी, उसमें रजिस्टर कर दिया, ठीक है। पर हमें ये नहीं पता था कि जो आईआईटीज हैं उनके लिए भी अलग से फॉर्म भरना होता है। तो ये बहुत बड़ी चीज है, जब भी आप फॉर्म भरे हो तो हर आईआईटी का जिसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हो, पहले आप उसके फॉर्म्स भरो, उसके थ्रू आपको जो भी रजिस्ट्रेशन कोड मिलेगा या आपका जो भी सीरियल नंबर होगा वो आपको मिलेगा। उसको लेके आप क्या कर सकते हो, उसको आप सीओपी पे डाल देते हो अकॉर्डिंग टू, मतलब आपको जो चाहिए प्रायोरिटी वाइज आप डाल देते हो। फिर जब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड काउंसलिंग होती है, उसके बाद आपको पता ही है कि कैसे प्रोसेस होता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज मास्टर्स करने के लिए हैं, लेकिन लोगों ने क्योंकि एक्सप्लोर नहीं किया, पता नहीं होता है, तो इसलिए वो प्राइवेट फॉर्म्स में चले जाते हैं और मतलब शोषण करवाते हैं, बस यही चीज है। सर, जो आपने एक चीज बताई यहाँ पे, आईआईटी के लिए अलग से आपको अप्लाई करना पड़ता है उनके पोर्टल पे जाके, तो सेम चीज क्या एनआईटीज और जो स्टेट कॉलेजेस हैं उनके लिए भी सेम चीज है, या फिर वो ओवरऑल काउंसलिंग में? सीसीएमटी में जितने भी कॉलेजेस आ रहे हैं, जिसमें कि एनआईटीज, एसपीएस का मैंने नाम लिया, और सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की और कुछ स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं, जितने भी पोर्टल आ रहे हैं उसमें कॉमन है। उसमें आप सिर्फ सीसीएमटी में अप्लाई करोगे और आप अपना सेट कर दोगे राउंड वाइज, आपका हो जाएगा। लेकिन आईआईटीज में क्या है, सीओएपी के अलावा भी आपको भरना पड़ता है। प्लस जो कॉमन ऑफरिंग एंड एक्सेप्टेंस पोर्टल की मैं बात कर रहा हूँ, इसमें एक अच्छी चीज है, अगर कल को पीएसयूज में आता है आर्किटेक्ट के लिए तो उसमें भी आप जा सकते हो, उसमें भी आपको अलग से भरना पड़ेगा। पीएसयू में भी एक फॉर्म अलग से भरो, फिर सीओपी में उसका रजिस्ट्रेशन कोड डाल दो और फिर आप राउंड के लिए जो भी काउंसलिंग के लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। पर एनआईटीज का ऐसा नहीं है, एनआईटीज और एसपीएस के लिए ऐसा नहीं है ये चीज है। प्लस एक और एग्जाम होता है, सीयू सेट का एग्जाम है आई थिंक, सीयू सेट है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट। उसमें आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए अप्लाई कर सकते हो, जिसमें आप सस्टेनेबिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हो, मास्टर्स इन सस्टेनेबिलिटी है उसमें, तो आप वो अप्लाई कर सकते हो। सर, अब यहाँ पे बात आती है कि इतनी सारी अगर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, तो अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है गेट का एग्जाम क्लियर करना अच्छी रैंक के साथ। एक तो अच्छी रैंक क्या होती है और कितना टफ है गेट का एग्जाम क्लियर करना, मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आपने 2019 में AIR 8 रैंक स्कोर की थी गेट के अंदर, तो उसके हिसाब से मैं आपसे जानना चाहूंगा। यार देखो, मैंने वही मिस्टेक किया था कि मैंने पहले से प्रिपेयर नहीं किया। अगर मैं पहले से प्रिपेयर करता तो आई थिंक 2017 में ही निकल जाता, ठीक है। तो फिर प्रिपेयर करने के लिए मैंने आई थिंक 6 से 7 या 7-8 महीने का टाइम लिया, और पर डे आई थिंक 8 आवर्स, मिनिमम 8 आवर्स का मेरा स्टडी रूटीन रहता था, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दिया था उस टाइम पे और मैं कंप्लीटली इसमें इंडल्ज हो गया था, ठीक है। तो इसमें क्या था कि मैंने जैसे बताया प्रोसेस, मैंने आपको बता दी कि कैसे कैसे मैं पढ़ाई करता था, कैसे नोट्स बनाता था और कैसे बाकी एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते थे उनको मैं लगाता था, प्लस मैं न्यूमेरिकल्स पे ध्यान देता था। तो ये प्रॉपर 8 आवर्स टू 9 आवर्स का जो भी रहता था मेरा स्टडी रहता ही रहता था। उसके बाद मैं क्या करता था, उसके बाद मैं मॉक टेस्ट लगाता था। जैसे ये 8 आवर्स की पढ़ाई होगी, फिर मैं मॉक टेस्ट लगा लेता था, उसमें अगर कुछ नहीं आया उसको नोट कर लेता था मैं। अब एक चीज इसमें, एक और मैं चीज बताना चाहूंगा कि बहुत सारे बच्चे एक चीज कर रहे हैं आजकल, मैं देख रहा हूँ एक ट्रेंड आ गया हुआ है कि गेट का पेपर है 1 महीने 2 महीने बाद, और वो क्या करते हैं, यूट्यूब, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, ठीक है, वो वहां से शुरू कर देते हैं नोट्स बनाना। पर मैंने भी बहुत जगह पे कमेंट किया हुआ है, कई जगह पे देखो हर कोई परफेक्ट नहीं होता, मैं ये नहीं कह रहा वो गलत है, उन्होंने बहुत अच्छा पोर्टल उन्होंने भी बना रखा है, वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं। पर क्या होता है, कई बार उनसे भी मिस्टेक्स हो जाती हैं, ठीक है, उनसे भी 2-3 मिस्टेक्स हो जाती हैं वीडियो के बीच में, वो गलत बता देते हैं, ठीक है, इसमें उनकी भी गलती नहीं है, ठीक है। पर गलती कहाँ पे है, गलती ये है कि हमें पता है तो हम बता नहीं रहे वहां पे कमेंट पे, पहली गलती हमारी है। दूसरी गलती ये है कि हमें पहले अपनी प्रिपरेशन पहले पूरी कर लेनी चाहिए,
फिर हमें इस पे आना चाहिए। जब हम प्रिपरेशन करके इस पे आएंगे ना, ये जितने भी बाकी नोट्स बनाने वाले पोर्टल्स हैं, तब ये चीज़ आपको बहुत फायदा देगी, क्योंकि आप कंपेयर कर सकते हो, आप देख सकते हो कि वो कहीं पे गलत हो रहे हैं तो आप उनको भी बता सकते हो, उनको भी आप हेल्प कर सकते हो। बाकी लोग जो आपके कमेंट्स देख रहे हैं उनकी भी हेल्प होती है, ठीक है। तो ये एक प्रोसेस है। और इसमें एक और अच्छी चीज़ है, अगर आप अपना मतलब अगर आप ये साइड में रखो कि अ, मैं अकेले पढ़ूंगा, या अलग फीलिंग साइड में रख के अगर आप 2-3 लोग प्रिपेयर करते हो साथ में, नहीं मैं बोल रहा हूँ आप अलग अलग ही प्रिपेयर कर रहे हो, कोई कहीं है कोई कहीं है, लेकिन अगर आप कांटेक्ट करते हो एक दूसरे को, कोई क्वेश्चंस नहीं आते आप उनको पूछते हो, या कोई नया क्वेश्चन मिला आप बताते हो, आप शेयर करोगे सामने वाला भी शेयर करेगा, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन उसने शेयर किया, 50 क्वेश्चन आपने शेयर किया, 100 क्वेश्चन उसने शेयर किया, तो इससे क्या होता है ना, आपके पास भी क्वेश्चन के बहुत सारे भंडार हो जाते हैं जिसको कि आप पढ़ सकते हो। और इन क्वेश्चन का एक फायदा होता है यार अक्षित, मैंने देखा एक चीज देखी है, ये क्वेश्चन सिर्फ रटने के लिए और एग्जाम देने के लिए फायदेमंद नहीं है। बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स मुझे क्वेश्चंस के थ्रू पता चली, बहुत सारे आर्किटेक्ट्स के नाम, उनके काम देखने को मिले, बहुत सारी सर्विसेज के बारे में, बिल्डिंग सर्विसेज एंड कंस्ट्रक्शन के बारे में, और नए नए जो भी मटेरियल्स हैं उनका क्या है कि मतलब वो कैसे बन रहे हैं, कैसे हो रहा है, ठीक है। वो चीजें भी आप पढ़ते हो और आपकी बाकी चीजें भी रिफाइन होती रहती हैं, आप पढ़ते रहते हो, आप बेसिकली टच में रहते हो, ठीक है, आप अपडेट होते रहते हो इन क्वेश्चंस के थ्रू। तो यह आपकी प्रैक्टिकल फील्ड में भी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। तो ये चीज बहुत अच्छी चीज है, आपको ज्यादा चीजें पता चलती है, थीसिस में भी हेल्प हो जाती है, मतलब बहुत सारे कंसेप्ट निकल जाते हैं वहां से भी। लोगों ने कोई कंसेप्ट दिया हुआ है मान लेते हैं, ठीक है, इसी तरीके का कोई कंसेप्ट दिया किसी आर्किटेक्ट ने, आपने उसके बारे में पढ़ा, आप चाहते हो कि नहीं यार मैं थीसिस में कुछ इसी कंसेप्ट पे काम करना चाहता हूँ, ठीक है, आप मैं अगला डिजाइन इस कंसेप्ट पे काम करके बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो जैसे प्रोग्रामिक्स हो गया, ठीक है, प्रोग्रामिक्स एक थ्योरी है, आप चाहो तो प्रोग्रामिक्स पे भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पता ही नहीं तो आप कैसे करोगे, नए नए टर्मिनोलॉजीज पता चलती हैं, आर्किटेक्चर का इन डेप्थ नॉलेज होता है। तो सिर्फ रटने के लिए नहीं है कि रट लिया पास हो गए नौकरी मिल गई, वो चीज आपको इन टच में भी रखती है, नई टेक्नोलॉजीज, नए लोग, नए कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ बाकी आर्किटेक्ट्स जिन्होंने जो काम किया है, ठीक है। तो ये एक चीज बेनिफिशियल होती है साथ में। बिल्कुल। और सर आपने जो बताया कि 2017 में आपने 9th सेमेस्टर में अपनी स्टडीज स्टार्ट की थी, आप थोड़ा सा लेट हो गए थे स्टडीज स्टार्ट करने में गेट की प्रिपरेशन में, तो आपकी 688 रैंक आई थी 2017 में, और आपने फिर 2 साल बाद उसके बाद में आपने अच्छे से प्रिपेयर किया था, 8 मंथ अच्छे से मेहनत करके, उसके बाद जब आपने 8 रैंक स्कोर करी थी, तो सर क्या गलतियां थी पर्टिकुलरली जो आपने वहां पे की थी, और जो लेट हो चुके हैं अभी स्टूडेंट जो 9th सेमेस्टर में हैं अभी, वो किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए उनको, पर्टिकुलरली गेट के लिए कैसे प्रिपेयर करें वो? यार मेरी गलती क्या थी, क्योंकि 9th सेमेस्टर में फिर ज्यादा टाइम नहीं था हमारे पास, बाकी अर्बन डिजाइन और बाकी चीजें होती हैं, डिसर्टेशन भी करना होता है, अर्बन डिजाइन होती है, बाकी बाकी सब्जेक्ट भी होते हैं। तो उस टाइम पे जैसे कि मैंने कहा, मैं क्या करता था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा और आंसर देखा और मैंने छोड़ दिया, बाकी ऑप्शंस मैंने नहीं देखे। मुझे ऐसा उस टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि यार ठीक है, मेरी बेसिक नॉलेजेस क्लियर है, मुझे ऐसा लगा बेसिक जो मेरा ग्रास रूट लेवल पे अगर मैं जाऊं तो मुझे लगा कि नहीं यार फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर मैंने अच्छे से पढ़ा हुआ है, जो कि यस पढ़ना चाहिए और वो फायदा भी करता है। तो मुझे लगा कि यार बेसिक नॉलेज क्लियर है, अगर मैं गेट का बस एक बार देख लेता हूँ पैटर्न क्या है, तो पैटर्न देखने के बाद अगर मैं पेपर दूं तो शायद मैं क्लियर कर सकता हूँ। तो क्लियर तो मैंने कर लिया नो डाउट, लेकिन एक अच्छे रैंक से क्लियर करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या होता था, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, मैंने छोड़ दिया, हटा दिया, क्वेश्चन पढ़ा, आंसर देखा, हटा दिया, जो न्यूमेरिकल सामने मैंने वही लगाया, एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल्स डालने लगाने का एफर्ट ही नहीं किया, क्योंकि टाइम भी नहीं था। और फिर ऐसा भी लगा कि यार कि चलो ये जल्दी से खत्म कर लेते हैं। तो अब आप 10-15 पेपर लगाने के बाद एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि कोई मतलब कोई एक अच्छी रैंक ला सकता है 10-15 पेपर लगाने के बाद। 10-15 पेपर लगाने के बाद तो यही आलम होने वाला है। नॉर्मली क्या है कि अगर आपको गेट में अच्छा स्कोर करना है, पहली चीज तो आपके पास हर क्वेश्चन के जो हर ऑप्शन है उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए, डिटेल नोट्स होने चाहिए आपके पास खुद के बनाए हुए। प्लस उसके बाद आप क्या कर सकते हो, जो मैंने आपको बोला कि आप सर्च करो, देखो ये क्वेश्चन कहाँ से उठाया गया है, क्वेश्चन अगर कहीं से उठाया गया उसके साथ साथ बाकी क्वेश्चन भी होंगे, उसको भी ऐसे डिटेल नोट्स बना के पढ़ाई करो आप, ठीक है। इसमें टाइम लग सकता है, नो डाउट इन दैट, टाइम लगता है। तो मेरा जो 9th सेमेस्टर में जिनसे थोड़ा लेट हो चुका है, मैं वही कहूंगा कि आप अभी का टारगेट ये रखो कि आप क्वेश्चन देखो, आंसर पढ़ो और आंसर के बारे में और जो भी ऑप्शन है उनके बारे में थोड़ी नॉलेज रखो, ठीक है। इससे आपको टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है कि गेट के एक हफ्ते पहले तक आपके जो 30 साल के पेपर है ना वो तैयार हो जाएंगे। चलिए मैं नहीं कहता हूं कि आप गूगल पे जाइए, सर्च करिए, ठीक है, और नए नए क्वेश्चंस निकालिए, अभी आपके पास टाइम नहीं है। आप लेकिन एक चीज कर सकते हो, जो आपके पास गेट के पेपर्स हैं, पुराने पेपर्स हैं, या जो आपके डीडीए, इसरो, एलएमआरसी, डीएमआरसी के जो क्वेश्चन पेपर्स आ चुके हैं, इनके ऊपर बुक्स भी हैं, ठीक है, तो आप वो मंगा सकते हो, आप उसको देखो, क्वेश्चंस पढ़ो,
आंसर्स देखो, ऑप्शंस देखो, उसके डिटेल नोट्स बनाओ, ठीक है आगे बढ़ जाओ, आप न्यूमेरिकल लगाओ, आगे बढ़ जाओ, अच्छे से न्यूमेरिकल लगाओ, न्यूमेरिकल के नोट्स बनाओ, टाइम लगेगा, पर बिलीव मी आप एटलीस्ट आप जो 30 साल का गेट का पेपर है वो प्रिपेयर कर लोगे, और उसको प्रिपेयर करने से क्या फायदा होगा कि ये तो मैं कह सकता हूँ कि आपकी 300 के अंदर रैंक आ सकती है, ठीक है, इतना मैं बोल सकता हूँ आपको। और जो भी है सेल्फ प्रिपरेशन है, ये कोचिंग वोचिंग के जो झमेले हैं ना, वो सिर्फ नोट्स के लिए रखो। अगर कोचिंग आप कर भी रहे हो तो नोट्स के लिए रखो कोचिंग, क्योंकि वो अच्छे नोट्स देंगे तो आप ठीक है, आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, एक्स्ट्रा नॉलेज रख सकते हो, ठीक है। नहीं तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे भी हैं जो नोट्स आपको ऐसे अवेलेबल करा देते हैं, ऐसे आप रुपए दोगे और आपको अवेलेबल हो जाएंगे। लेकिन ये अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है पढ़ने का। आप ये तब पढ़ सकते हो जब आप 3rd ईयर से लगा रहे हो। 3rd ईयर से जब आप शुरू कर रहे हो तो वो सारे नोट्स आपने मंगा लिए, सब आप डिटेल में पढ़ रहे हो, ठीक है। तो 9th सेमेस्टर वालों को यही है कि एटलीस्ट गेट का तो पूरा सिलेबस तैयार कर लो, गेट का पूरा कोर्स तैयार कर लो, वो चीज़ है। और हाँ, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूंगा कि जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर लगाया, सारे क्वेश्चन पेपर आपके लग गए, मान लेता हूँ कि ठीक है आपने टाइम दे दिया, 3 घंटे 4 घंटे दिया, और आपने हर रोज का 3-4 घंटे करके आपने एटलीस्ट गेट तैयार कर लिया, गेट का पूरा जितने भी 30 साल के या 31 साल के पेपर है आपने तैयार कर लिया। अब उसके बाद आप क्या करो कि मॉक टेस्ट लगाओ, जो भी यूट्यूब पे अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है, फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल है, वो आप लगाओ। इससे क्या होगा, एटलीस्ट आपको पता रहेगा कि आप कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, कहाँ पे आपको सही करने की जरूरत है। और उसके साथ साथ क्या करो, जैसे आपका ये लग गया तो आप क्या कर सकते हो, जैसे जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, एक सब्जेक्ट ले रहा हूँ मैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का है, उसका आपने सिलेबस देखा कि क्या क्या सिलेबस में है। अब जैसे मान लेते हैं सिलेबस में ब्रॉड वे में लिखा है, डायरेक्ट एकदम डिटेल में नहीं लिखा है, तो आप क्या करो, अपना कोर्स करिकुलम देखो, आपको कोर्स करिकुलम मिलता है, उसमें आप फर्स्ट ईयर में देखो आपको क्या पढ़ाया गया, सेकंड ईयर में क्या पढ़ाया गया, 3rd ईयर में उसके एक जो है ना, एक आपकी जो शीट्स है ना, शीट्स के अगर आपके पास फोटोज वोटोज हैं, कुछ है, तो आप पढ़ लो कि डोर क्या है, विंडो क्या है, आर्च कैसे बनती है, आर्च के कितने कितने पार्ट्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं। तो बेसिक तैयार होता रहेगा, बेसिक एक नॉलेज बन जाएगी। तो गेट की प्रिपरेशन के साथ अब आप बेसिक भी तैयार करके रखे आपने, ऐसे स्ट्रक्चर्स के आप नोट्स निकालो, पढ़ो, न्यूमेरिकल्स देखो, कैसे कैसे कौन कौन से न्यूमेरिकल्स आपने लगाए थे, तो आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर आगे अकूस्टिक्स हो गया, सस्टेनेबिलिटी हो गया, ऐसी उनकी चीजों के बारे में पढ़ लो, ठीक है। अलग अलग टाइप की सस्टेनेबल मेथड्स होते हैं, उनको पढ़ लो, ठीक है। वो आप देखो कोर्स करिकुलम में क्या क्या लिखा है, आपका कोर्स करिकुलम ही मेन चीज है, वो भी आप पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से आपको हो जाएगा। मुझे लगता है 6 से 7 महीने चाहिए पढ़ने के लिए। मैंने तो 8-8 घंटे लगाए, क्योंकि मेरा एक एम था कि मुझे अंडर 10 लाना है, ठीक है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए, अंडर 100 चाहिए, आपको आईआईटी में जाना है या एसपीए में जाना है, ठीक है, और या आपको लगता है कि आप बाकी अच्छे कॉलेजेस में जाना चाहते हो, तो आई थिंक टाइम सही है। अभी अक्टूबर है, और अगर अभी आपने शुरू किया है तो आपका पहला एम होना चाहिए कि गेट में जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनको डिटेल में आप स्टडी कर लो, आपको पता चल जाएगा, उससे आपका कोर्स भी तैयार हो जाएगा, नो डाउट इन दैट, क्योंकि कोर्सेज ही आ रहे हैं ना, उतने पुराने टाइम से कोर्सेज ही आ रहे हैं। सर, एक कंफ्यूजन होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स के अंदर कि जो पीएसयूज या डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करती हैं, तो उनके लिए किस तरीके से प्रिपरेशन करें। उसके लिए भी आपने तो बता दिया कि गेट वाला सेम हमारा जो सिलेबस होता है वही होता है, बट इवन देन लोगों के अंदर बहुत कंफ्यूजन होती है कि उसके लिए किस तरीके से प्रिपेयर करें, और अगर हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो क्या हम अपनी जॉब लेफ्ट करें या जॉब के साथ साथ में कंटिन्यू करें उस चीज को। पहली चीज तो ये देखो, अगर आपने अभी तक पढ़ाई नहीं की है, मेरा ये मानना है, मान लेते हैं एक कंडीशन ले लेते हैं, आपने पढ़ाई नहीं की, जैसे एक मैं कंडीशन ले रहा हूँ कि आपने 3rd ईयर 4th ईयर से शुरू कर दिया, तो आपके पास ठीक है नॉलेज है उस चीज की। दूसरा कंडीशन ले लेते हैं आपने पढ़ाई नहीं की अभी तक, आपको अचानक से अब शुरू करना है कि यार 7-8 महीने बाद मेरा पेपर है, एक पेपर है, गवर्नमेंट जॉब है, उनमें से मुझे इसमें लग के तैयार करना है। तो यार जैसे मैंने बोला 8-9 घंटे की पढ़ाई तो करनी पड़ेगी। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, इट मीन्स आप प्राइवेट जॉब में हो, प्राइवेट जॉब में हो तो मतलब आप परेशान हो। तो उस टाइम पे ऐसा होता है कि प्राइवेट जॉब वाले छोड़ते भी नहीं है, ठीक है, सुबह 9 से लेकर रात के 9 या 10 बजे तक खींचते हैं, सैटरडे संडे खींचते हैं, आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। तो यार मेरे 1-2 फ्रेंड्स थे, मैंने उन्हें यही बोला कि अगर आपको पढ़ना है, 6-7 महीने का टाइम है, तो आप फुल टाइम पढ़ो, मेरा ये कहना था, उनसे भी मेरा ये कहना था। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी प्रिपरेशन पहले से हो रखी है, ठीक है, तो आप हमेशा या हर रोज का आप 3 से 4 घंटा दे सकते हो, या आप हाफ डे जॉब कर लो, ताकि आपकी जॉब भी नहीं छूटेगी, आप हाफ डे काम भी कर लोगे और हाफ डे पढ़ाई कर लोगे, ये भी आप कर सकते हो, ठीक है। अगर आपकी पहले से कुछ प्रिपरेशन है, कुछ नॉलेज है इसके बारे में आपको, ठीक है, तो आप वैसे कर सकते हो। लेकिन ऐसी प्रिपरेशन के लिए मुझे लगता है कि ये प्रिपरेशन आप तभी करना चाहोगे जब या तो बहुत ज्यादा पोस्ट निकली है, या तो आप गेट के लिए तैयार कर रहे हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि 3-4 पोस्ट के लिए कोई रिस्क लेता है, यही प्रॉब्लम होती है, लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो कि बात सही है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आई थिंक आप लाइफ में बढ़ नहीं सकते।
रिस्क लेना पहली चीज है। अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अगर आप रिस्क ले रहे हो तो ऑब्वियसली उसका बेनिफिट होगा, ठीक है, आज नहीं होगा कल होगा, लेकिन होगा बेनिफिट। तो मेरा यही मानना है कि अगर आप जॉब कर रहे हो और आपने पहले कुछ भी नहीं पढ़ा है और आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, गेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको चाहिए कि आप मास्टर्स करो या पीएमआरएफ के लिए आपको अप्लाई करना है, या मास्टर्स करके भी आप पीएमआरएफ के लिए अप्लाई कर सकते हो, पीएचडी में जाने के बाद भी आप पीएमआरएफ के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। बहुत ऑप्शन है पीएमआरएफ के लिए। तो वहां पे आपको रिसर्च भी आप कर रहे हो, चीजें सीख भी रहे हो, आपको अच्छा स्टाइपेंड भी मिल रहा है, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि हो सकता है आपको मास्टर्स आप करना चाहते हो, ठीक है, आपको उस टाइम पे आपको लगता है कि चलो स्टाइपेंड मिल रहा है मास्टर्स कर लेते हैं, ये कोई ऑप्शन नहीं है। आप स्टाइपेंड के लिए मास्टर्स मत करो। अगर आपको सही में कुछ करना है तो आप मास्टर्स करो ना। मास्टर्स करने के बाद क्या होगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, आप फिर से आप उसी कंडीशन में आ जाओगे, जो कंडीशन आपकी पहले थी आप वहीं पे आ जाओगे। फिर आप क्या करोगे, स्टाइपेंड पाने के लिए आप पीएचडी करोगे कि हाँ चलो ठीक है 30-35 हज़ार मिल रहा है, पीएचडी कर लेता हूँ, घर चल जाएगा मेरा, 5-6 साल घर चला लेता हूँ। फिर आप फंस जाओगे क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं डेवलप हो रहा है, ठीक है। तो मेरा तो यही मानना है कि अगर प्रिपेयर करना है तो प्रॉपर 6-7 महीने आपके पास होने चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। बिल्कुल सर, आपने ये चीज सही बोली कि सर लोग लूप होल के अंदर फंस जाते हैं कि वो पास आउट होते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं और वो स्टाइफंड के लिए मास्टर्स डिग्री भी परस्यू करना शुरू कर देते हैं गेट क्लियर करने के बाद। बिल्कुल ये चीज बहुत लोगों के साथ होती है, बट वो चीज आपके लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। आपको उसके लिए कुछ परमानेंट सॉल्यूशन फिक्स करना होगा, आपको रिस्क लेना होगा, पढ़ाई करनी होगी, जिसमें आपको आगे अपना करियर परस्यू करना है उस चीज के अंदर। सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के अंदर काम कर रहे हो, आपने इतनी सारी प्रिपरेशन की है, गेट के अंदर भी आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि इंडिया के अंदर पर्टिकुलरली अभी किन कोर्सेज की डिमांड सबसे ज्यादा है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन चीज है जो लोगों को कंफ्यूज करती है कि हमें किस कोर्स के अंदर मास्टर्स करना बेटर रहेगा, हमारी कंट्री में किस कोर्स के लिए सबसे ज्यादा नीड है। अगर आपको बाहर जाके जॉब परस्यू करना है तो आई थिंक अर्बन डिजाइन बेस्ट कोर्स है। लेकिन अगर आपको इंडिया में रहकर गवर्नमेंट जॉब के लिए अपॉर्चुनिटीज खोलनी है कि आपके पास आर्किटेक्चर की जॉब तो रह ही रहे, मतलब कोई भी गवर्नमेंट जॉब आ रही है आपके पास, आर्किटेक्ट वाली जॉब आ रही है कि हाँ इसमें आर्किटेक्ट की नीड है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट, डेप्यूटी आर्किटेक्ट, जूनियर आर्किटेक्ट, इनकी नीड है। तो एक ही कोर्स लगता है जो मुझे अभी तक लगता है बहुत ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखे तो अर्बन प्लानिंग, या आईटी से जो जैसे आईटी में मास्टर्स इन अर्बन एंड रूरल प्लानिंग है, आईटी खड़गपुर में एमसीपी है, ऐसे ही एनआईटी पटना में है, ठीक है। इसमें है आपका मैनेट में भी है प्लानिंग और एमएनआईटी जयपुर में भी प्लानिंग है, ठीक है। तो प्लानिंग एक ऐसी चीज है कि आप ना ही सिर्फ आर्किटेक्चर फील्ड के लिए आप जॉब के लिए वो रहते हो, क्वालिफाई कर पाते हो, पर साथ साथ में आप प्लानर की जॉब के लिए भी क्वालिफाई कर पाते हो। तो अगर आप देखोगे रिसेंटली आर्किटेक्ट से ज्यादा पोस्ट निकलती प्लानर्स की, जो कॉन्टिन्यूसली मैंने पोस्ट के नाम गिनवाए ना आपको अलग अलग स्टेट्स में जो निकले हैं पिछले 1 साल में, वो प्लानर्स की जॉब भी थी, ठीक है। तो प्लानर आई थिंक अगर आप अर्बन प्लानिंग में जाते हो, सिटी प्लानिंग में जाते हो तो बहुत बेनिफिशियल है। आप इवन तो आप आर्किटेक्चर से कुछ अलग और कुछ ब्रॉड सीखते हो, बहुत सारी चीजें होती, बहुत सारी डिफरेंट चीजें होती हैं जो आप इसमें सीखते हो, और आई थिंक ये प्रॉफिट करता है बाद में, ठीक है। मतलब लर्निंग वाइज भी प्रॉफिट कर रहा है, रिसर्च में जाना है तो भी प्रॉफिट करेगा आपको, और प्लस आपको जॉब चाहिए तो भी प्रॉफिट करेगा, जो मुझे जितना ये लगा। क्योंकि मैं जब आईआईटी रुड़की में गया तो आई थिंक इट्स द बेस्ट कोर्स। मतलब जो जिस तरीके से मुझे प्रोफेसर्स ने पढ़ाया, या तो ये उनकी ऑब्वियसली उनकी पढ़ाने की टेक्निक्स हैं, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से पढ़ाया, जो इंटरेस्ट क्रिएट हुआ मेरा, तो मुझे लगता है कि अर्बन प्लानिंग एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको नौकरी भी लग सकती है, और आगे आने वाले टाइम पे स्मार्ट सिटीज के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, सिटी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स चलते ही रहते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। तो लोगों को हायर किया जाता है, कभी कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे, कभी रेगुलर पोस्ट पे। तो आई थिंक मतलब इट्स आउटस्टैंडिंग। तो मतलब आप इसमें जा सकते हो और कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है ये फील्ड बहुत परफेक्ट है। Okay. सर आपने इस सेशन के अंदर हमारे साथ बहुत सारी लर्निंग शेयर करी, और मैं मानता हूं कि जो लोग भी गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अपना करियर परस्यू करना चाहते हैं, ये सारी जो कन्वर्सेशन रही उनके लिए बहुत वैल्यूएबल रही होगी। और इसी के साथ सर इस एपिसोड को एंड करते हैं। आई होप हम लोग फिर एक और एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे जहां पे भी हमको आपकी जरूरत होगी, हम फिर आपको एक बार दोबारा आपके साथ में इसी तरीके से सेशन कंटिन्यू करेंगे फिर कभी। और इसी के साथ इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू गाइस फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस पर्टिकुलर एपिसोड ऑफ